नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। तो दो लाइनों से मैं इसकी प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। सूक्ष्म सूक्ष्मतर हूँ मगर शाश्वत हूँ जगत में, सूक्ष्म सूक्ष्मतर हूँ मगर शाश्वत हूँ जगत में, जिस दिन मुझे तू ढूंढ लेगा परमात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भ्रम में ना रहिए, हम यहाँ आत्मा परमात्मा की बात करने नहीं आए हैं। हम यहाँ आज बात करने आए हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। तो अगर नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसने धूम मचा रखी है, चाहे वो कॉस्मेटिक जगत हो, चाहे पेंट हो, चाहे नैनो रोबोटिक्स हो, चाहे मेडिसिन हो, तो फिर खेती क्यों पीछे रहे। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडियन फार्म्स, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर पूर्व एमडी और सीईओ इफको रह चुके हैं, और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट सर के ऊपर। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हिंदुस्तान में सहकारिता और खाद को एक नई पहचान दिलाने वाले करिश्माई शख्सियत। एक दौर था जब देश में सहकारिता संस्थानों की अपनी कोई बड़ी पहचान नहीं थी। डॉक्टर अवस्थी ने दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम से सब कुछ बदल दिया। इफको को न सिर्फ दुनिया की टॉप सहकारी संस्था बनाया, बल्कि उसके एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट से देश की मिट्टी की सेवा की। वे क्रिब्को और पीपीसीएल जैसे संस्थाओं में भी टॉप के पोस्ट पर रहे। यूपी के उन्नाव में पैदा हुए डॉक्टर अवस्थी मूलतः एक इंजीनियर हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीएचयू से की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़े दिनों श्री राम केमिकल के साथ काम करने के बाद उन्होंने अपना लगभग सारा जीवन सहकारी संस्थाओं को समर्पित कर दिया। ये बिना थके काम करने का उनका जज्बा ही था जिसने डॉक्टर अवस्थी को इफको जैसी बड़ी संस्था का 3 दशकों से ज्यादा तक एमडी बनाए रखा। इस दरमियान उन्होंने इफको को हजारों करोड़ की प्रॉफिट मेकिंग सहकारी संस्था के तौर पर स्थापित कर दिया। इस दौरान उन्हें देश के 9 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका भी मिला। डॉक्टर अवस्थी वैज्ञानिक सोच के लीडर हैं, इसलिए बदलते वक्त के साथ खेती के तौर तरीकों में बदलाव को भी उन्होंने आज की जरूरत समझा। वो खेती के लिए गेम चेंजर नैनो यूरिया लेकर आए। नैनो यूरिया के जरिए उन्होंने एक बोरी यूरिया को एक बोतल में बंद कर दिया। उनका मानना है कि नैनो यूरिया के इस्तेमाल से देश की मिट्टी 4 से 5 साल के अंदर लगभग केमिकल फ्री हो सकती है। सहकारी संस्थाओं और किसानों के साथ काम करना डॉक्टर अवस्थी के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इंजीनियर होने के बावजूद कला और साहित्य के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर है। इफको में हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर श्री लाल शुक्ल के नाम पर साहित्यकारों के लिए एक सम्मान की शुरुआत करवाई। इफको के दफ्तर में बड़ी बड़ी कलाकृतियां भी उनकी संजोई हुई अमानत हैं। आज ज्ञान विज्ञान के इस एपिसोड में डॉक्टर अवस्थी अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगे, साथ ही बताएंगे कि देश की मिट्टी और उससे उपजने वाली फसल को कैसे ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है। सर, सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमको बताएं। आपकी उम्र अभी 80 के दशक में चल रही है। कैसे आप इतने एनर्जेटिक हैं, कहाँ से आपने शुरुआत करी और कहाँ से कहाँ तक आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं तो एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से मेरी यात्रा शुरू हुई। उस गांव का नाम है सतनी, जो कि बीघापुर ब्लॉक में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तर प्रदेश में जी। वहाँ से हुई। जबकि मैं स्कूल के, वहाँ का जो स्कूल था आज के ज़माने जैसा नहीं था, टाट पट्टी वाला स्कूल था जी। स्लेट वाला स्कूल था। उससे पढ़ के फाइनली कानपुर से इंटरमीडिएट करके बीएचयू से हमने इंजीनियरिंग की 1967 में जी। केमिकल इंजीनियरिंग की। और उन दिनों जो माहौल था अपने देश में कि हमारे पास खाने की बड़ी समस्या थी जी। PL 480 में हमारे पास अनाज, गेहूं जो है अमेरिका से आता था जी। तो मैंने निर्णय किया था तभी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ में काम करूंगा, और फर्टिलाइज़र मुझे लगा एज ए केमिकल इंजीनियर एक ऐसा तरीका था जी। इसके माध्यम से हम देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा सकते थे। तो आपने गांव से शुरू करके आपने फिर इंजीनियरिंग करी, केमिकल इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद आपने उसका एप्लीकेशन लगाया आपकी फार्मिंग में, और वो भी फार्मिंग का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए जी। तो ये आपके जीवन का आपने उद्देश्य बनाया। तो इस उद्देश्य के पीछे क्या प्रेरणा थी आपकी? कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं इसी सेक्टर में काम करूँ?
मेरा परिवार जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में ही सक्रिय था जी। और हमारे घर में बड़ा भारी माहौल था, जिस माहौल में देश के लिए कुछ करने की तमन्ना थी। जी। और एज यंग मैन, उस समय मैं 18 साल का था जी। जब मैं पढ़ने के लिए गया। उसी समय 62 में चाइनीज़ अग्रेशन हुआ था जी। और हम लोगों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। तो एक एज यंग मैन वो एक बड़ा भारी, मैं समझता हूँ मेरे ऊपर एक झटका लगा था। एक बड़ा भारी मुझे महसूस हुआ कि हमारे देश में हम एक तरफ हम भूखे हैं, हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ रहा है, जबकि हम अपने को कृषि प्रधान देश कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम मिलिट्री के मामले में भी कमज़ोर पड़ गए। जी। तो हमारे देश को आवश्यकता किस चीज़ की है? जय जवान या जय तो किसान। मिलिट्री में स्ट्रांग जय हो, जवान जय किसान की ज़रूरत है। या हम जय जवान जय किसान तो खैर थोड़ी बहुत दिनों बाद नारा आया शास्त्री जी का। जी। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो हमने निर्णय किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपने देश के लिए जी। कि जिससे देश में हम खाद्य की समस्या को कम से कम समाप्त कर सकें। और उसके लिए एक ही रास्ता मुझे समझ में आया, और वो रास्ता था ये फर्टिलाइज़र के माध्यम से। लेकिन अड़चन थी कहाँ कि क्यों हमारे देश में कृषि प्रधान होने के बावजूद खाद्यान्न की कमी क्यों थी? क्या इसका रीज़न था? नहीं, हमारे पास बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 67 में देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। जी। जब मैं करीब इंजीनियरिंग समाप्त कर रहा था 67 में, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और मिस्टर स्वामीनाथन जी। ने हाइब्रिड सीड्स लाए, उसके साथ फर्टिलाइज़र लाए, और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भारत सरकार ने, उस समय जय जवान जय किसान का नारा भी लग चुका था जी। और जय जवान जय किसान के उद्देश्य से जगह जगह फर्टिलाइज़र प्लांट लग रहे थे। तो मुझे भी यही निर्णय मैंने किया कि मैं काम करूंगा तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ही करूंगा। जी। तो देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सैनिक ही बना जाए, आप दूसरे रास्ते भी अपना सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, या आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं, या आप ड्रोन बनाने के क्षेत्र में हैं, या मिसाइल बनाने के क्षेत्र में हैं, या आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं आज आप, जी। तो हर क्षेत्र से आप देश की सेवा कर सकते हैं। जी। सर, आपने उस समय, उस दशक में $10,000 की नौकरी छोड़कर आप देश में रुक गए थे। तो वो थोड़ा किस्सा हम लोग को बताइए कि कैसे आपने उस नौकरी को ठुकराया और क्यों ठुकराया और क्यों आप देश की सेवा में लग गए? मैं उस समय इफ़को में था, सीनियर पोजीशन पे था, चीफ मैनेजर था, लेकिन उस समय मुझे जनरल मैनेजर का मलेशिया में जॉब ऑफ़र हुआ जी। एज जनरल मैनेजर, $10,000 पर मंथ पे, और वो भी टैक्स फ्री। लेकिन मेरी माँ जो थी, उसको ये पता था कि वो देश में मुसलमान लोग रहते हैं, कुछ बुरा मत मानिएगा, पर मेरी माँ का जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका अपना था, तो उन्होंने कहा, मैं और मेरी माँ, मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था जब मैं 2 वर्ष का था, तो मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा था। तो मेरे मन के अंदर इच्छा थी कि वहाँ जाने की, पर मेरी माँ ने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वो मुसलमानों का देश है। और मेरी पत्नी भी इसी के लिए मेरी माँ के साथ हो गई। जी। और उन्होंने अपने पिताजी को बुलाया, श्रीलाल जी शुक्र, जिन्होंने राग दरबारी लिखी है, वो मेरे ससुर हैं जी। तो वो आए, तो उन्होंने संस्कृत के एक श्लोक मुझसे कहा जी। कि उस संपत्ति से क्या फ़ायदा जिस संपत्ति को रिश्तेदार और मित्र उसका संभोग न कर सकें, और जिसको देश के दुश्मन जले नहीं, तो इससे विदेश में कमाने से कोई फ़ायदा नहीं।
तो मैंने निर्णय किया कि नहीं, विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं। जी। और यहीं अपने देश में, आफ्टर ऑल हम फिर विदेश में जाएंगे तो हम भारत की सेवा कैसे कर पाएंगे, जी। भारत में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे। जी। जो मैंने निर्णय किया था बचपन में और उसके बाद जवानी में और उसके बाद जब इंजीनियरिंग में मैंने देखा और निर्णय किया कि मैं देश में खाद्यान्न बढ़ाने का काम करूँगा, जी। तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए। तो मैंने उसी समय सबको छोड़ दिया और निर्णय किया कि नहीं, मैं केवल देश की सेवा में ही लगा रहूँगा। तो इसलिए आपने वो $10,000 की नौकरी को उस समय जी। ठुकरा दिया। तो सर इसका ये भी मतलब निकलता है कि आप पैसे को बहुत कम महत्व देते हैं और इससे ज़्यादा आपके लिए जो है वो देश का सम्मान, देश की सेवा आपके लिए बहुत मैटर करती है। जी। एक और किस्सा है जहाँ आप प्रेसिडेंट का डिनर छोड़कर आप फ्लाइट पकड़ के चले आए थे, वो किस्सा भी थोड़ा हमको सुनाइए। और वही एक कहानी है। कहानी क्या है, सत्य है। सेनेगल में हमारा एक प्लांट था, है, वो हमने अब प्लांट दूसरे को दे दिया इफ़को की तरफ से। अब मैं इफ़को का पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, पर जिस समय मैं बात बता रहा हूँ आपको 2003-4 की, जी। कि वहाँ अब्दुल जियाफ प्रेसिडेंट होते थे जी। और वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी थी इंडस्ट्री केमिटो सेनेगल, ICS सेनेगल, जी। उसका मैं चेयरमैन था। और चूंकि बैंकर्स ने वहाँ उसमें लोन दिया था, तो बैंकर्स की कंडीशन थी कि मैं चेयरमैन होऊंगा। तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने मुझे डिनर पर बुलाया। प्राइम मिनिस्टर भी थे। प्राइम मिनिस्टर से मेरी अच्छे संबंध थे, जी। पर प्रेसिडेंट से मेरे कुछ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं। मैं उन कारणों को बताने से, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो बताने से शायद इतना अच्छा नहीं होगा। जी। पर उन्होंने बात करते करते एक ऐसी बात कह दी, नहीं तुम्हारा देश क्या है, हमें यहाँ से रॉ मटेरियल ऐसे नहीं भेजेंगे तो तुम्हारे देश में खाने की समस्या हो जाएगी, कौन खा सकता है। उन्होंने ये बात मुझसे कही और बड़े ही अजीब से स्टाइल में कही। तो मैंने कहा योर एक्सीलेंसी, आई जस्ट वांट टू confession myself before I start having dinner। मैं बाहर निकला टॉयलेट की तरफ। मैंने उनका ड्राइवर जो था प्राइम मिनिस्टर को, मुझे जानता था, वो भी जानता था, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। बाद को प्रेसिडेंट भी हुए जी। मैकी साल, उसके बाद प्रेसिडेंट भी हुए। तो मैं उतरा, पासपोर्ट में हरदम अपनी जेब में रखता हूँ। वो उतरा, उसको मैंने कहा एयरपोर्ट चलो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जा सकता हूँ। निकल गया और फ्लाइट थी, लेके निकल आया। वो मुझे प्रेसिडेंट ढूंढते रहे। बाद को जब मैकी साल, फिर मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। बाद को जब मैकी साल प्रेसिडेंट बने तो मुझे उन्होंने बुलाया और उसी रूम में उसी जगह बैठ के उन्होंने मुझे डिनर कराया कि यहीं पर तुमने छोड़ के गए थे। किया था। जी। तो हमारे अपने देश के लिए मैंने सदैव यही बात ध्यान में रखी है कि मेरे देश का नाम ऊंचा हो, मेरे देश का कोई ये ना समझ सके कि मेरा देश कमज़ोर है। जी। और हम अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं अपने तन मन धन से वो करें। जी। जी। उसके लिए हमें अपने मस्तिष्क को सबसे अधिक एक्टिव रखना है। जी। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को अच्छे से अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट बनाना है। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं जी। तो हमारा जीवन सफल रहता है। तो सर आप बहुत ही शीर्ष एक्चुअली पदों पर रहे हैं जहाँ भी आपने काम किया है, और आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। आप कैसे शीर्ष पदों पर रहते हुए कैसे आप अपनी संस्था को संभाल लेते हैं, कैसे वो आप लोगों को कंट्रोल कर पाते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके? थोड़ा सा उसके बारे में हमारे नए लोगों को बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मैंने 9 प्रधानमंत्रियों के रिजीम में काम किया। जी। 86 में चेयरमैन हो गया था PPCL का, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड उस कंपनी का नाम था। जी। और उसकी एक यूनिट अमझोर बिहार में थी। जी। एक यूनिट जो है उसमें उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है, मसूरी में थी। जी। और एक यूनिट राजस्थान में थी।
बिहार के यूनिट को बंद करने का आदेश हुआ। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जो अमझोर में देखा, जो डेरी ऑन सोन के पास है, और वहाँ पर नक्सलाइट्स का बहुत अधिक इन्फ्लुएंस था उन दिनों जी। 86 में बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत गरीबी है और यहाँ पर इस प्लांट को चला दिया जाए, कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की जो समस्या है वो समस्या में शायद कुछ। पर ये बहुत गट्स की बात है कि आपने जो है नक्सल प्रभावित स्थान पे काम किया। तो शायद कुछ यहाँ पर लोगों को नक्सलाइट से शायद थोड़ी सी मिलेगी। तो मैंने नक्सलाइट्स को बुलाया, जब मैं यूनिट में गया मैंने उनको बुलाया जी। रात को खाने के लिए बुलाया। उनसे कहा देखिए मैं यहाँ प्लांट लगाना चाहता हूँ जी, आप लोग मुझे पूरा सहयोग करिए तो मैं लगाऊंगा। सब काम आप लोगों को करना है लेकिन ईमानदारी से करना है, खाली टेक्नोलॉजी में बाहर से लाऊंगा जी। वो लोग तैयार हो गए और मैं आपको कहूँ कि देश में पहला पायरेट बेस सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट बना तो अमझोर में बना जी। और अमझोर के शेल की एक बड़ी खास प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर लो कैलोरीफिक वैल्यू का शेल बहुत ज़्यादा था। तो अमझोर के एरिया में नक्सलाइट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जी। तो मैंने नक्सलाइट्स को निमंत्रण भेजा कि आप लोग आइए और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे भेजा गया था उसको बंद करने के लिए यूनिट को जी। मैंने उनको बुलाया, नहीं मैं इस यूनिट को बंद नहीं होने दूंगा, यहाँ प्लांट लगाऊंगा, आप ही लोग यहाँ सब काम करेंगे लेकिन हमें आपका सहयोग चाहिए। आप कहेंगे यहाँ काम करने को तो मैं करूँगा, नहीं कहेंगे तो मुझे बोला बंद करने के लिए बंद करने के लिए कहा गया है भारत सरकार से, मैं बंद करके चला जाऊँ जी। उनका नहीं, आप काम करिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। ठीक है। फिर मैंने वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि पायराइट्स जो थी वहाँ अपने यहाँ अमझोर में उसमें लो कैलोरीफिक वैल्यू का शेल वो करीब 70% है और 30% खाली हाई कैलोरीफिक वैल्यू का शेल है। जबकि चाइना में वो 70% हाई वैल्यू होता है और 30% करीब लो वैल्यू होता था। तो चाइना में तो 4-5 सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट थे सल्फर बेस जी। उन दिनों सल्फर की बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी अच्छा वर्ल्ड वाइड जी। तो मैंने लुर्गी टेक्नोलॉजी के पास टेक्नोलॉजी थी पर उनके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू की थी। मैंने उनको बुलाया और बातचीत की कि आप लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को यूज़ करने का, शेल को यूज़ करना ज़रूरी है। उनका हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा करिए कि आप इसमें आपको टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए एडिशनल हीट चाहिए। तो एक मैं साइमल्टेनियसली छोटा सा पोल फायर बॉयलर लगा देता हूँ और उसकी डायरेक्ट हीट इस कन्वर्टर को दे देता हूँ तो इट विल क्रिएट द। तो उनका हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट की और सक्सेसफुल हो गया। तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए प्लांट वाज क्रिएटेड एट अमझोर इन बिहार based on low calorific value shell, low and high calorific value shell by using the coal which is provided the heat. And we created sulfuric acid plant, then we made SSP there और सोनगंगा के नाम से वो बहुत प्रचलित SSP फर्टिलाइजर रहा जी। उसके बाद मैं वहाँ से इफ़को आ गया, इफ़को से ही वहाँ गया भी था जी। तो बात के कुछ दिनों बाद वो टेक्नोलॉजी और वो प्लांट को लोग संभाल नहीं पाए और अल्टीमेटली वो प्लांट बंद हो गए। पर कम से कम 10 साल लोगों को मिला और नक्सलाइट्स वहाँ ख़त्म हुई, नक्सलिज्म ख़त्म हुआ। हाँ, मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि क्या वो लोग भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए उसके बाद नक्सलाइट्स? करीब सभी लोग। ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है कि आप नक्सलाइट्स काम करने लगे। बहुत से लोग वहाँ थे जिसमें काम करने लगे, उन्होंने नई चीज़ें सीखी। तो एक इकोनॉमिक बेनिफिट को आप डिफरेंट तरीके से यदि उसको सबको बांट देते हैं, सबको उससे पार्टिसिपेट कराते हैं
तो मेरा यही है मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो है जी कि मैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में विश्वास करता हूँ, जी पॉजिटिव मैनेजमेंट में विश्वास करता हूँ, मैं नेगेटिव मैनेजमेंट में विश्वास नहीं करता। जी मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि आप एक मेरे साथ हैं, मेरे एम्प्लॉय चाहे जूनियर हैं, चाहे मेरे से जितना भी जूनियर हो, आप मुझसे निसंकोच बात कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। जी यदि आपको मुझसे बात करने में डर नहीं लगता और आपकी बात मैं सुन के संभव हुआ तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ और मैं करूँगा, लोगों को विश्वास है, जी तो मेरे साथ लोग हो जाते हैं। जी तो सर अब हम आते हैं विज्ञान की बात पे, मेन बात पे आते हैं। तो हमारे देश में, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि क्या हमारे देश में खाद्यान्न की कमी क्यों थी, और मुझे लगता है पॉपुलेशन बर्स्ट और इसके अलावा जो हमारी सॉइल है उसमें जो है उत्पादक क्षमता कम थी, इसीलिए हम लोगों को फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत पड़ी। तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी मृदा में कमी हो सकती है, और कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं जिनको हम धरती में डालते हैं और अच्छी फसल पैदा करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हम डालते हैं? देखिए, शुरू में हमारे देश में यूरिया आई, जी उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा था। 1 ग्राम यूरिया से करीब 18 से 20 ग्राम आप खाद्यान्न क्रिएट करते थे। अच्छा। उसके बाद और भी चीज़ें आई, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स आए टू क्रिएट बेटर रूट। कि यूरिया की खास बात यह है कि वह सॉइल से माइन कर देती है न्यूट्रिएंट्स को, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो माइन कर देती है। तो इसलिए धीमे धीमे जब सॉइल हमारी ख़राब होने लगी, साथ में डीएपी आया, फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स आए, फिर डिफरेंट तरीके के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आए, इस तरह की चीज़ें तो होने लगी। बेसिकली जब यूरिया हम डालते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, और मैक्रो के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो प्लांट लेने लगता है, और इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी जो है मिट्टी में कमी हो जाती हमें है। कमी हो जाती है। जी तो हमें उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, और सॉइल भी ना धीमे धीमे सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। जी तो इसलिए हमें अब ज़रूरत है, जैसे कि आज हमारा जो रेशियो है वो तकरीबन 18 नाइट्रोजन का है, दो फॉस्फेट का है और 0.5 पोटैश का है, ओके। जबकि आइडियल रेशियो है 4:2:1। अच्छा, तो इससे हमारा सॉइल में हमारी बहुत अधिक इम्बैलेंसिंग हो गई। लेकिन ये अंतर क्यों है इन रेशियोज में, क्यों ये इस अंतर को क्योंकि रखा यूरिया गया? का प्राइस बहुत कम रहा, हाँ और यूरिया के प्राइस में कुछ पॉलिटिकल सिस्टम हो गया कि कोई प्राइस बढ़ाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। अब जबकि वो सॉइल के लिए इतना अच्छा नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बैलेंस होना ज़रूरी है, हम ज़्यादा यूरिया डाल के ज़्यादा पैदावार हमेशा नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं हमेशा। जी तो इसलिए हमने 2017 में एक ये शुरू किया कि हम नैनो फर्टिलाइजर के हमने काम जी, शुरू हम उसी पर आ रहे थे, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं मेजरली आज। नैनो फर्टिलाइजर में क्या है कि अब जैसे एक पिल यदि आप यूरिया की लेते हैं जी और उसको ब्रेक करते हैं 55 पार्ट में, तो 1 पार्ट इज 1 नैनो फर्टिलाइजर। तो इससे यूरिया के मॉलिक्यूल को लेकर के, उसके मॉलिक्यूल को हम लोगों ने ब्रेक किया, और ब्रेक करके 50 to 60 मॉलिक्यूल नैनो पार्टिकल को हमने उसको कैप्चर कर लिया पॉलीमर में, ऑर्गेनिक पॉलीमर में। आपने प्लांट बेस्ड पॉलीमर भी यूज कर रहे हैं और एनिमल बेस्ड? एनिमल बेस्ड पॉलीमर सक्सेसफुल नहीं रहा जी, लेकिन प्लांट बेस्ड पॉलीमर सक्सेसफुल रहा। उसने उसको कैप्चर कर लिया और फिर उसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट डाले ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़े, और उसको लेकर के एक 500 सीसी बॉटल में रख करके उसको आप स्प्रे करते हो, तो ये वो एक बैग यूरिया के बराबर है। एक बॉटल 500 ml की बॉटल जो है वो एक बैग यूरिया के बराबर 40 किलो यूरिया के बराबर हो जाता क्षमता है। इसको हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी किया, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार रहा जी। जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया वो बहुत अच्छा रहा। इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सॉइल को ख़राब नहीं करता। तो यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। सॉइल में नाइट्रेट्स हो जाते हैं। यूरिया में क्या प्रॉब्लम है, यूरिया में 30% करीब यूज़ होता है जी, 30% करीब प्लांट्स लेते हैं, बाकी सॉइल और 70% या तो सॉइल में लीच कर जाता है या एयर से जाता है। तो जब सॉइल में लीच करता है तो सॉइल में नाइट्रेट्स के फॉर्म में लीच हो जाता है। जी,
तो पानी को ख़राब करता है। और जब एयर में जाता है तो एयर में ये नाइट्रेट के रूप में जाता है। हाँ। और ये मीथेन बन जाती है जी। तो ये बहुत ही डेंजरस रूप में हमारे वातावरण को ख़राब करता है। तो जब आप उसको यूरिया। नैनो फॉर्म में डालते हैं तो हम उसकी मात्रा ही कम डाल रहे हैं। हाँ। तो कैसे प्लांट इसको ले पाते हैं, क्या नजरिया क्या है? नैनो में क्या है, ये सीधे हम लीफ पे डालते हैं तो सरफेस एरिया हमने बढ़ा ली, जी। सीधे लीफ पे डाला, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल के रूप में उससे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके जो पोर है लीफ के, उन पोर से अब्जॉर्ब हो करके और थ्रू द स्टेम इट गोज टू रूट। जी। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में टॉप टू बॉटम जी। प्रिंसिपल जाते हैं, उसमें बॉटम से टॉप जा रहा है। तो क्लासिकली में हमारे रूट्स जो हैं वो यूरिया को मृदा से लेती हैं पानी के साथ में, और आपके नैनो के जो हमारा जरिया है वो लीव्स है, लीव उसको एब्जॉर्ब करेंगे। लीफ अब्जॉर्ब करके फिर थ्रू द स्टेम इट गोज टू रूट, और फिर क्लोरोफिल फॉर्मेशन हो जाता है इन द ऑन द लीफ, एंड देन जी पौधा जो है इफेक्टिव रहता है। स्वस्थ हो जाता है। हमने 20 जो नया वाला बनाया नैनो प्लस, जी। उसमें नैनो प्लस में ये सबसे एडवांटेज चीज़ ये थी कि वो प्लांट बेस्ड पॉलीमर से यूरिया के मॉलिक्यूल कैप्चर किया गया, और 50 to 100 नैनोमीटर नैनो पार्टिकल्स थे उसमें, और वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम किया। तो अभी तक कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे आप पॉलीमर डिराइव करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन में? पॉलीमर में देखिए, हम तो राइट नाउ तो गम अराबिका यूज़ करते हैं। अच्छा, गम अराबिका। हाँ। तो बेसिकली जो बबूल का पेड़ होता है? नहीं, बबूल का पेड़ नहीं, इस काइंड ऑफ गम व्हिच इज अवेलेबल इन ये प्लांट डिराइव्ड होता है, ये भी प्लांट बेस्ड मैटर्स में। जी। और उसको लेकर के यूज़ करते हैं, पर हम बहुत से और भी तरीके ट्राई कर रहे हैं, कौन से प्लांट बेस्ड और तरीके से वहाँ हो सकते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है इफ्को में। अभी भी चल रहा है? हाँ, अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। साइंस इज never ending. never constant. It always evolves itself, and you will see this will be evolving. This new technology of nano will evolve more and more, and more people will be coming into this line, because the soil cannot take this kind of chemical fertilizers. तो ये हमारे जो प्लांट बेस्ड पॉलीमर है, नैनो डीएपी बनाया। जी, वही जानने जा रही थी आपसे। तो नैनो डीएपी का भी यही रूट था कि उसको भी हम लोगों ने, नैनो डीएपी इज नॉर्मली यूज्ड फॉर रूट, बट वी आर यूजिंग नैनो डीएपी फॉर इनिशियल स्टेज में हमें नैनो डीएपी का स्प्रे कर देते हैं। जी। तो उसमें फॉस्फेट जो है थ्रू द लीव्स इज गोइंग टू द रूट्स। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि we have to continuously think how to evolve into agriculture, how to make agriculture cheaper, and how to make agriculture effective for the farmer. पर farmers को भी चूँकि वो जब हाथ से छिड़कते हैं तो उनको आसान लगता है जी। इसमें उनको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है कि उनको कोई पंप से यूज़ करना है या ड्रोन से यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। हम लोगों ने बहुत सारा, उस समय जब मैं एमडी था, बहुत सारे हमने प्रयास भी किए, पर हम जितनी तेज़ी से इसको समझते थे कि किसान इसको अपनाएंगे, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, इससे हमारे अपने देश का बना हुआ मटेरियल है, बाहर से मटेरियल इसमें आएगा नहीं, ये सब बातें होंगी, पर कुछ उतनी तेजी से चल नहीं पाया। जनरली लोग नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्लासिकली वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं और नई चीज़ों को एक्सेप्टेंस जो है शुरुआत में कम होती है चीज़ों की। तो नैनो जो हमारी ये टर्म है, सभी लोगों को शायद इतना नहीं पता होगा कि नैनो जो टर्म है वो 10⁻⁹ मीटर होती है, और आपने कहा कि वो 40 नैनोमीटर के आसपास आप नैनो पार्टिकल्स 50 to 100 नैनोमीटर के आप पार्टिकल्स के बनाते हैं। और जो नैनो फॉर्मुलेशन आपने बनाए हैं वो यूरिया के बनाए हैं, डीएपी के बनाए हैं, और शायद आपने जिंक और कॉपर बनाए। तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारी मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी है, उसको आप जिंक और कॉपर को स्प्रे कर देते हैं तो जिंक की कमी हमारी खत्म हो जाती है। आज आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू विल फाइंड जो हम मटेरियल जो हम खा रहे हैं तो जिंक की कमी है। जी। और जिंक हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। जब प्लांट में ही नहीं होगा तो हमारे अंदर कैसे जाएगा? इसलिए आपको आजकल जिंक की टैबलेट खानी पड़ रही है। कई जगह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जिंक की टैबलेट खाने को। जी।
जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जी। तो जैसे हमने अब इस दौर में जब हम नैनो यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो फर्टिलाइजर्स की जो अमाउंट है वही हम कम डाल रहे हैं सॉइल में, तो सॉइल का पोल्यूशन कम होगा, पानी का पोल्यूशन कम होगा, एयर का पोल्यूशन कम होगा, और जो हमारी मिट्टी मतलब जिसे कहेंगे कि सॉइल रिजुविनेट हो जाएगी। जी जी सॉइल में जो हमारे ये तत्व मर रहे हैं, जैसे केचुए हैं, केचुए है, बैक्टीरिया है, बायोडाइवर्सिटी हाँ, कम हो रही है फर्टिलाइजर्स की वजह से। और तो ये सब रिवाइव होंगे, जी सॉइल का रिवाइवल होगा। सॉइल जो सॉलिडिफाई कर रही है, सॉइल शुड नॉट बी सॉलिडिफाइड। जो हम एग्रीकल्चर सॉइल है वो सॉलिडिफाई नहीं होनी पोरस होनी चाहिए। चाहिए, It should have a space to provide it to go through the oxygen. ऑक्सीजन। तो इससे वो जब हम नैनो को यूज़ करेंगे तो वो ऑक्सीजन की प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नैनो फॉर्मुलेशन है हमारे, आपको क्या लगता है कि क्या ये खरपतवार की जो समस्या है उसको भी थोड़ा कम करते हैं? ज़रूर कम करेगा, क्योंकि ये सॉइल में, ये लीफ पर है, जी ये सॉइल में नहीं है। जब सॉइल में आप छिड़कते हैं इसको तो साथ में खरपतवार भी बढ़ता है। जैसे यूरिया आप डालते हैं ना, तो प्लांट तो बढ़ेगा ही, पर उसके बाद खरपतवार तो भी किसी भी बढ़ेगा। प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो इससे वो जो है ना, वो जो जो नॉन एग्रीकल्चर बेस प्लांट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। खरपतवार जिसे हम कहेंगे, जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जी, तो उनको जो अवशेष हैं वो भी बढ़ेंगे। अवशेष भी बढ़ेगा। ओके। तो जैसे हम जो ये फॉर्मुलेशन बनाते हैं, आपने कहा कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ड्रोन गांव तक पहुंच गए हैं? इनको ऑपरेट कैसे किया जाता है? 2700 करोड़ करीब इफ़को ने भी दिए थे। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने नमो ड्रोन योजना शुरू की थी, नमो दीदी योजना। अच्छा, उसमें भी 300 दीदियों को हम लोगों ने ट्रेन किया था। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। जब मैं वहाँ एमडी था जी तो उसको रिव्यू करवाया था, तो कई ड्रोन दीदियों ने तो 2-3 करोड़ रुपए साल में कमाए हैं। अच्छा। तो बहुत से लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया इसमें। पर हर बार ये होता, कोई जब आप काम शुरू करते हैं तो कुछ अच्छा काम कर पाते हैं, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं। तो हर तरीके के लोग होते हैं, तो हमें उस सब को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नई चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारा विचार है। तो हमारे देश में अभी ये जो नैनो फॉर्मुलेशन से कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? हमारे देश में जब मैं वहाँ था तो करीब करीब हर प्रांत में इसका अच्छा प्रभाव था, और गुजरात में इसका बहुत अच्छा प्रभाव था। जी, गुजरात में और ये हरियाणा में इसका बहुत अच्छा प्रभाव था। बहुत सी नमो ड्रोन दीदी हमारी हरियाणा की हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ। तो ये जो दीदियाँ हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, इनको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, कैसे इनको ट्रेन किया जाता है? नहीं, वो देखिए, वो नमो ड्रोन दीदी का एक ग्रुप होता है, जो कि भारत सरकार में एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय में वो रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा। उनसे लेकर के हम लोग ट्रेन करते हैं उनको। जी, ट्रेन करते थे उस ज़माने में। जी। तो हमारी अभी ज्ञान विज्ञान की बातें तो काफ़ी हो गई हैं, थोड़ा सा कला की तरफ आते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि आप बहुत सारी पेंटिंग्स जो है वो इकट्ठी करते हैं, और आपने बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो इफ़को के कार्यालय में भी लगाई हुई थी। तो आपको ये चाव कैसे लगा पेंटिंग्स को इकट्ठा करने का? हमारा, देखिए, हमारा परिवार जो है साहित्यिक परिवार है। जी। जैसे हमने बताया, हमारे परिवार में सभी लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, राइटर्स हैं। तो उसके साथ साथ कला डिफरेंट तरीके की होती है। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग अपने गाना गाते हैं, कुछ लोग बजाते हैं, सितार बजाया या हारमोनियम बजाई, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। जी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यदि हम पेंटिंग लेते हैं और अच्छी अच्छी पेंटिंग लेते हैं तो इससे हमारी वेल्थ भी बढ़ेगी और लोगों को ज़रा कला के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमने इफ़को में पेंटिंग, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग करी थी हमने। सतीश गुजराल की है हमारे पास, वहाँ पेंटिंग इफ़को में है। डिसूज़ा की है, इला मेनन की है, जामिनी राय की है, डिसूज़ा की है, पद्मश्री की है, संतोष की है, कुलकर्णी की है। तो बड़े बड़े टॉप मोस्ट जो अपने कंट्री के पेंटर्स हैं, उन सब की पेंटिंग्स ली, और आज उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी हो गई है, साथ में एक कला हो गया। साथ ही साथ हम लोगों ने
ये भी शुरू किया कि कोई हिंदी का अच्छा सम्मान शुरू करें। जी। तो शीला शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान जी। के नाम पे सम्मान भी शुरू किए गए, बहुत जी। अच्छे सम्मान थे। हाँ, थोड़ा उनके फर्टिलाइजर के साहित्य के क्षेत्र बारे में बताइए, हमारे फर्टिलाइजर के दर्शकों को क्षेत्र में, बताइए। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी मेरे नाम के साथ इफ़को का नाम जोड़कर लाइटें अचीवमेंट अवार्ड जी। भी दिए गए। जी। तो वो एक इफ़को के अंदर खाली हम एक आर्थिक संस्था के रूप में काम ना करें, पर सहकारिता के क्षेत्र में है तो किसानों के बारे में हम लोग काम करें। इफ़को किसान सेवा ट्रस्ट की स्थापना की गई, जी। इसके माध्यम से मेडिकल असिस्टेंस दी जाती थी गरीब किसानों को। अभी भी साथ ही साथ उनको, उनके गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। तो ये सब काम शुरू किए गए। एक और कोई आपदा आती थी उसमें भी जी। मदद की जाती थी इफ़को किसान सेवा ट्रस्ट से। जी। और इफ़को किसान सेवा ट्रस्ट में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते थे, इफ़को भी कंट्रीब्यूट करता था। जी। तो एक तरीके से सबको ये महसूस कराया गया कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं यहाँ इफ़को में, वो खाली आप काम नहीं कर रहे हैं, साथ के साथ काम में के साथ साथ आप देश की अर्थव्यवस्था में और सामाजिक व्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जी। तो ये जो आपने सब योजनाएं बताई इफ़को ने शुरू की थी, अभी भी वहाँ पर चल रही हैं? और मुझे ये तो अब नहीं पता कि वहाँ चल रही हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जी। मेरा एक सिद्धांत है कि जब मैं वहाँ कहीं से हटता हूँ जी। तो मैं उसके बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। अरे नहीं। सोचना है, पता लगाना बंद कर देता हूँ। जी। पर मुझे उम्मीद है कि वो लोग उसको चलाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ 32.5 साल रहा। जी। तो उम्मीद है कि लोग बाग उन सब संस्थाओं चीज़ों को चलाएंगे भी, जी। और नहीं भी चला रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर कोई नई चीज़ चलाएंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि उसका वातावरण ऐसा है कि उस वातावरण में उस वातावरण को, एक डीएनए को, जो संस्था की डीएनए हो जाता है। जी, बिल्कुल। इसमें आप कल्चर हो जाता है। खाली आर्थिक दृष्टि नहीं देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से सामाजिक सेवा कर सकते हैं। जी। जैसे कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? जैसे कोऑपरेटिव में हम लोगों ने उस समय एक कोऑपरेटिव को सहायता की आवश्यकता है तो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड बनाया गया। जी। उसके माध्यम से कोऑपरेटिव को सहायता दी जाती थी। जी। कोई कोऑपरेटिव मरे नहीं इसके लिए, किसको उसको क्षति हो गई है तो उसका किसी तरीके से हम लोग उसको भुगतान करते थे। जी। या तो उसके लिए मान लीजिए कि उसको ज़रूरत है गोडाउन बनाने की, तो गोडाउन भी बनवाते थे उसका। जी। जी। तो इस तरह की सब हम लोग एक उस तरह का संस्था चलाते थे जिसमें कि 360 डिग्री का पार्टिसिपेशन है। जी। इट्स नॉट कि हम आपको खाली फर्टिलाइजर सप्लाई कर रहे हैं। जी। 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 फर्टिलाइजर के साथ साथ हम आपको क्या क्या और आवश्यक चीज़ें हैं, और उसके साथ ही साथ आपका किस तरीके से हमारे से जुड़ाव बना रहे और देश के प्रति आपकी भावना बनी रहे, जी। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करते थे। तो सर मुझे पूरा विश्वास है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, इफ़को के साथ नहीं लेकिन मैं भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कार्यरत होंगे, अभी भी समाज के लिए कुछ काम कर रहे होंगे। अभी तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं 6-7 महीने पहले ही रिटायर हुआ हूँ। जी। लेकिन यदि किसी को आवश्यकता है तो अवश्य है मेरे पास, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। जी। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी श्रोताओं को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और उन्हें पता चला होगा कि कैसे हम नया टेक्नोलॉजी को जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक या मेडिसिन में नहीं, नैनो रोबोटिक्स में नहीं, हम खेती में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारी जो भूमि है वो अब बंजर होती चली जा रही है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया फर्टिलाइज़र का, और नया टेक्नोलॉजी उसका एक सॉल्यूशन लेकर हमारे सामने आई है। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक बार एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्ते, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत